नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के महाराष्ट्र की। एक ऐसा समय जब समाज, आप कह सकती हैं, बदलाव की एक राह खोज रहा था, पुरानी जंजीरों को तोड़कर। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास कई तरह की जानकारी है, अलग अलग स्रोतों से। तो आज की इस चर्चा का जो मकसद है वो है महाराष्ट्र के उस नवजागरण काल को समझना। हाँ, और खासकर सावित्रीबाई फूले और महादेव गोविंद रानाडे जैसे लोगों के योगदान और उनके संघर्षों को। सही कहा। वो दौर ही ऐसा था। देखिए, महाराष्ट्र में गहरा सामाजिक और धार्मिक संघर्ष चल रहा था। एक तरफ तो जाति प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह, ये सब कुरीतियां मतलब जड़े जमाए हुए थी। हाँ, और दूसरी तरफ विधवाओं की हालत तो बहुत ही खराब थी। तिरस्कार, पुनर्विवाह पर रोक और शिक्षा, महिलाओं और निचली जातियों के लिए तो दरवाजे लगभग बंद ही थे। बिल्कुल। और इसमें धर्म के नाम पर जो रूढ़िवादिता थी और एक तरह का ब्राह्मणवादी वर्चस्व, उसका भी बड़ा रोल था। लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी है ना कि बंगाल में जो सुधार आंदोलन चल रहे थे, राजा राम मोहन रॉय वगैरह के, हाँ। उनकी गूंज यहाँ पश्चिम भारत तक, खासकर मुंबई प्रांत तक पहुंच रही थी। तो यहाँ भी लोग सवाल उठाने लगे थे। और उन्हीं सवालों के बीच से एक नाम जो सबसे पहले उभरता है वो है सावित्रीबाई फूले का, भारत की पहली महिला शिक्षिका। कमाल की बात है, 1858 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में अपने पति ज्योतिराव और सगुणाबाई के साथ मिलकर लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोल देना। हाँ, ये उस जमाने में तो एक क्रांति ही थी। बिल्कुल। और जो उनको झेलना पड़ा होगा, बिल्कुल, मतलब ये सोचना भी मुश्किल है। हमने पढ़ा है कि जब वो स्कूल जाती थी तो लोग पत्थर फेंकते थे, गोबर फेंकते थे। हाँ, ये सच है। उन्हें हमेशा एक अतिरिक्त साड़ी साथ रखनी पड़ती थी। ये दिखाता है कि कितना अदम्य साहस था उनमें। बिल्कुल। और देखिए, उनका काम सिर्फ स्कूल खोलने तक ही नहीं रुका। 1853 के आसपास उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया। हाँ, उसके बारे में मैंने पढ़ा है। ये सिर्फ शिशु हत्या रोकने के लिए नहीं था, बल्कि ये गर्भवती विधवाओं, बलात्कार पीड़ितों को बिना जाति या समाज के डर के पनाह देने की जगह थी। ये तो उस समय की सामाजिक सोच पर सीधी चोट थी। एकदम। और उन्होंने एक ब्राह्मण विधवा थी, काशीबाई, और उनके बेटे यशवंतराव को न सिर्फ सहारा दिया, बल्कि यशवंतराव को गोद लेकर डॉक्टर भी बनाया। अद्भुत। और फिर वो महिला सेवा मंडल 1852 में महिलाओं के उनके अधिकारों के लिए जगाना। हाँ, और सत्यशोधक समाज में उनकी भूमिका जो ज्योतिराव ने स्थापित किया था, वो उसकी एक सक्रिय सदस्य थी। ये समाज तो सीधे सीधे ब्राह्मणवादी कर्मकांड और जाति भेद को चुनौती देता था। और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, बाल विवाह का विरोध, कितना कुछ। बिल्कुल। उन्होंने तो विधवाओं के मुंडन के खिलाफ नाइयों की हड़ताल करवा दी थी। अच्छा। हाँ, और वो सिर्फ समाज सुधारिका नहीं, कवयित्री भी थी। काव्य फूले, बावनकशी सुबोध रत्नाकर, इनकी कविताओं में वही शिक्षा, समानता, अंधविश्वास के विरोध की आवाज है। जाओ शिक्षा पाओ, उनका ये संदेश तो आज भी कितना जरूरी लगता है। बिल्कुल। और अफसोस की बात है कि प्लेग फैला उस वक्त, और मरीजों की सेवा करते करते वो खुद संक्रमित हो गई और 1897 में उनका निधन हो गया। सावित्रीबाई का काम जमीनी स्तर पर इतना क्रांतिकारी था, और साथ ही एक और मोर्चा था जो संस्थागत और वैचारिक स्तर पर खुल रहा था। हाँ, वहाँ महादेव गोविंद रानाडे जैसे विचारक थे। उन्हें अक्सर महाराष्ट्र के नवजागरण का जनक भी कहते हैं ना। हाँ, कहते हैं। उनका मानना था कि भाई, सामाजिक सुधार के बिना राजनीतिक और आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती। ये सोच उस वक्त के हिसाब से बहुत आगे की थी। सही बात है, मतलब पहले समाज को अंदर से मजबूत करना होगा। बिल्कुल। इसलिए वो 1867 में बने प्रार्थना समाज से जुड़े। आत्माराम पांडुरंग ने स्थापित किया था इसे। हाँ, प्रार्थना समाज, जिसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद, जाति-पाति का खंडन, विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना। ये बंगाल के ब्रह्म समाज से प्रभावित जरूर था, पर इसकी जड़ें महाराष्ट्र में ज्यादा मजबूती से जमीं। और रानाडे ने विधवा पुनर्विवाह संघ का भी समर्थन किया। इंदु प्रकाश में लिखा भी इसके बारे में। हाँ, विधवा विवाह के पक्ष में उन्होंने बहुत मजबूती से लिखा। उनका तरीका था संस्थाएं बनाना, वैचारिक बहस को आगे बढ़ाना। जैसे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, पूना सार्वजनिक सभा, इनमें भी उनका योगदान था। बिल्कुल। वो मानते थे कि शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी से ही समाज बदलेगा। उन्हें भारतीय उदारवाद का, कह सकते हैं, आध्यात्मिक जनक भी माना जाता है। और वो हिंदू मुस्लिम एकता के भी बड़े हिमायती थे। तो एक तरफ सावित्रीबाई का सीधा एक्शन, दूसरी तरफ रानाडे का संस्थागत और वैचारिक प्रयास, ये दोनों मिलकर उस दौर की तस्वीर बनाते हैं। लेकिन जाहिर है ये अकेले नहीं थे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
ज्योतिराव फुले तो थे ही, सत्यशोधक समाज और उनकी किताब गुलामगिरी ने जाति व्यवस्था पर कितना गहरा प्रहार किया। हाँ, गुलामगिरी। फिर गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी थे जो इंदु प्रकाश में लिखते थे। बाल शास्त्री जांभेकर जैसे लोग थे जिन्होंने शुरुआत में ही ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता पर सवाल उठाए। और विष्णु शास्त्री पंडित, हाँ, उन्होंने भी विधवन विवाह के लिए काम किया। हाँ, विधवा विवाह उत्तेजक मंडल बनाया उन्होंने। और वो परमहंस मंडली जैसे गुप्त संगठन भी थे जो एकेश्वरवाद और जाति भेद मिटाने की बात करते थे। तो ये सब मिलकर एक बड़ा आंदोलन बन रहा था। तो कुल मिलाकर देखें तो 19वीं सदी का महाराष्ट्र जो है, हाँ, वो सामाजिक जड़ता के खिलाफ एक जबरदस्त संघर्ष का दौर था। हाँ, सावित्रीबाई, ज्योतिराव, राणा डे और इन जैसे कितने ही और लोग, उन्होंने शिक्षा, समानता, मानवीय गरिमा के लिए जो साहस दिखाया वो सच में असाधारण है। उन्होंने सिर्फ संस्थाएं नहीं बनाई बल्कि लोगों की सोच पर भी गहरी चोट की। और ये संघर्ष आज भी उतना ही प्रासंगिक है ना? शिक्षा का अधिकार, लैंगिक समानता, जातिगत भेदभाव, ये मुद्दे आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। सही कहा। इन सुधारकों का जीवन हमें यही याद दिलाता है कि सामाजिक बदलाव कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। इसके लिए आवाज उठाते रहना, काम करते रहना जरूरी है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ अपने श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सावित्रीबाई और राणा डे जैसे लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्या हमारा समाज आज उनसे पूरी तरह आजाद हो पाया है? समानता और न्याय का ये जो सफर अभी अधूरा है, उसे पूरा करने में हम और आप क्या भूमिका निभा सकते हैं? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।